अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2। आपको पता है कि जैसे हमने क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने आपको बताया कि फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कितने थे। एक नेगोशिएबल था और एक नॉन नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट था। जब हम नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के हवाले से बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर हम राइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इट मीन्स दैट इंडोर्समेंट इज़ पॉसिबल, ठीक है ना, इज़ इन द केस ऑफ ए नॉन नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ठीक, साथ ही साथ फिर हमने आपको बताया कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना था 1881 के अंदर, उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस थे, सही है ना, और वो सेक्शन एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें हमने आपको सेक्शन 4 बताया था। सेक्शन 4 के अंदर हमने प्रोमिसरी नोट आपको पढ़ाया था और साथ ही साथ आपसे ये कहा था कि देखें प्रोमिसरी नोट एक्चुअली क्या था, एक प्रॉमिस था, ठीक है ना। इसमें मेनली दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक जो प्रॉमिस लेता है, एक जो प्रॉमिस करता है, ठीक है ना, यानी एक डेप्टर होता है और एक क्रेडिटर होता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। प्रोमिसरी नोट की जो सबसे ख़ास बात थी, ठीक है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि यहाँ पर हमारे पास जो सेलर है ना, सेलर का एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर प्रोमिसरी नोट बायर बना देता है और अगर सेलर उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वो वैलिड नहीं होता। लिहाजा सेलर की एक्सेप्टेंस जो है ना, इज इन द केस ऑफ ए प्रोमिसरी नोट बहुत ज़रूरी होती है। अब हम मूव करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 5 के अंदर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। अब सवाल ये पैदा होता है, पहले हम इसके ग्राउंड की तरफ जाते हैं, फिर हम इसके फीचर्स देखेंगे एंड देन फिर हम उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अमूमन जब हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो चाहे ट्रेड इंटरनेशनल हो चाहे ट्रेड नेशनल हो, सही है ना, वहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड फॉर अ मनी ट्रांजेक्शन। तो इसका भी इस्तेमाल कहाँ होता है, मनी की ट्रांजेक्शन के लिए होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये भी हमारे पास एक रिटन प्रूफ है, ठीक है ना, रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक, रिटन डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ यानी पहली कंडीशन अगर हम देखेंगे ना तो इसमें जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, तहरीरी होगी, पहली बात, सही है। दूसरी बात, ये भी एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। अनकंडीशनल का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूं, अनकंडीशनल का मतलब होता है गैर मशरूत, यानी किसी भी किस्म का कोई भी शर्त मौजूद नहीं होगी, किसी भी किस्म का सिचुएशन नहीं होगी कि अगर आप ये बोलें कि भाई ठीक है बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया, ठीक है ना, अब अगर ऐसा मुझे रिटर्न करना है तो अगर जैसे मेरी कहीं पे पेमेंट रुकी हुई है वो आ जाती है, यानी यहाँ पर वर्ड आ जाए आ जाती है, हो जाता है, तो ये चीज़ क्या है, कंडीशनल। और बिल ऑफ एक्सचेंज में ये अलाउ नहीं होता। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है, एक रिटन प्रूफ है, रिटन डॉक्यूमेंट है जो बेस करता है अनकंडीशनल ऑर्डर के ऊपर। नंबर 3, इसमें भी कौन मौजूद होगा, मेकर, और मेकर कौन होता है, ड्रायर। तो लाजमी मेकर का या ड्रॉयर का साइन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जब तक ड्रॉयर का साइन नहीं होगा, सही है ना, जब तक कि ये वैलिड नहीं होगा। साथ ही साथ हमारे पास वो एक मखसूस पर्सन भी होना चाहिए जिसके लिए ये बिल बनाया जा रहा है, यानी सर्टेन ड्रॉई। इसके बाद पेई, ठीक है ना, जिसको रकम अदा करनी है, जो पेमेंट वसूल करेगा। सही है। और फिर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है, ये किस लिए बनाया जा रहा है, इट मीन्स दैट कि लाजमी बिल के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड हो, कुछ अमाउंट ऑफ मनी लिखा हुआ हो। इट मीन्स दैट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ए मनी या सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है ना, थ्रू द बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड। साथ ही साथ जब इसकी
पेमेंट हो करनी हो, जब इसे ख़त्म करना हो, ठीक है ना, चूंकि ये मनी ट्रांजैक्शन है तो हमेशा जो रिसीविंग हो किस में हो, पाकिस्तानी करेंसी में, ठीक है ना, सही है, पाकिस्तानी करेंसी में या लोकल करेंसी में। अब चूंकि जाहिर है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमारी लोकल करेंसी क्या है, पाकिस्तानी करेंसी, ठीक है ना, यानी वैल्यू रिसीव हमारा जो रिसीविंग होगी वो किस में होगी, पाकिस्तानी करेंसी में होगी। ये कुछ ख़ास चीज़ें थी बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस की। अब हम ये देखते हैं यार बिल ऑफ एक्सचेंज काम क्या करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ना सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है थर्ड पार्टी की, ठीक है ना, यानी थर्ड पार्टी इसमें शामिल होती है। अब ये थर्ड पार्टी जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, अगरचे आप दुकानदारी का काम करते हैं तो साथी दुकानदार हो सकता है, कोई मर्चेंट्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है। लेकिन अगर पार्टनर होगा तो उसमें पार्टनरशिप डीड का कोई भी रूल नहीं लगेगा, सही है, वो एज अ थर्ड पार्टी शामिल हो रहा है, पहली बात, ठीक है ना। तो यानी ये बात तो तय हो गई कि बायर और सेलर तो है, लेकिन एक थर्ड पार्टी भी इसमें शामिल होगी, लाजमी होगी, सही। अब यहां देख लीजिए, यहां पर भी हमारे पास ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, और ये हमारी बिल्कुल हट गई थर्ड पार्टी, समझ आई बात। अब हमारे पास जो पार्टी ए है, सही है ना, फर्ज कर लीजिए ये कौन है, हमारा सेलर, ये कौन है, हमारा बायर, और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, सही, यानी थर्ड पार्टी हमारी कोई भी हो सकती है। अब मसला सारा ये कि देखिए यहां पर भी रकम की अदायगी के लिए ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है ना, एक्चुअली इनका इस्तेमाल होता ही इसलिए कि आपने रकम की अदायगी करनी है या आपने पेमेंट करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही केस है। अब जैसे बायर है, उसे कुछ गुड्स चाहिए, सही है ना, वो गुड्स चाहता है कि हाँ भाई ये गुड्स मुझे मिल जाए, लेकिन वक्ती तौर पे उसके पास पैसे ही नहीं है, सही है ना, कि वो गुड खरीद ले। तो अब क्या करे, वो सेलर के पास जाता है, ठीक है, एक तरह से क्रेडिट सेल होती है, जो कि सेल हो रही है क्रेडिट के ऊपर। अब वो सेलर के पास जाता है, वो सेलर से कहता है भाई मुझे जो है वो क्या करना है, ये गुड्स चाहिए, लेकिन रकम की अदायगी मैं नहीं कर सकता। तो सेलर कहेगा ठीक है, गुड्स तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, लेकिन एक बिल बनाना पड़ेगा, सही है। क्या बोलेगा सेलर, रकम तो आपको मिल जाएगी लेकिन एक बिल बनाना पड़ेगा। ये प्रोमिसरी नोट का उलट है, सही है ना, वहां पर जो ले रहा था वो बना रहा था, यहां पर सेलर बोलेगा कि ठीक है हम आपको रकम की अदायगी कर देंगे लेकिन एक बिल बनाना पड़ेगा। अब ये बिल जो होता है ना, ये पेएबल होता है, तेरे लायबिलिटी है ये, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, ठीक है, सेलर जो है ना वो बिल को इशू करता है, सही है ना। अब सेलर क्या होगा, बिल को इशू कर देगा। अब जब सेलर इशू कर देगा तो यहां पर ना बी का एक्सेप्ट करना मस्ट है। वहां देखो ए का एक्सेप्ट करना, सेलर का एक्सेप्ट करना मस्ट था, और यहां बायर का एक्सेप्ट करना मस्ट है, यानी बायर लाजमी उस बिल को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, तो फिर उस बिल की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना, ये हो गया। अब थर्ड पार्टी का क्या रोल है, जैसे मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ कि 6,000 रुपए के लिए एक बिल बनाया जाता है, सही है ना, और उसमें लिखा जाता है भाई 3 महीने गुजर जाने के बाद, यानी जो भी डेट लिखी हुई होगी ना बिल पे, उस डेट से 3 महीने गुजर जाने के बाद पे टू सी, यानी सी को अदायगी करनी। अब देखो सी क्या है यहाँ पे, थर्ड पार्टी, ठीक है ना। अब ये थर्ड पार्टी कौन हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको कंडीशन बताई कि 2 कंडीशन हो सकती हैं
कि डायरेक्टली वो ये बोल दे भाई 3 महीने गुजर जाने के बाद 6,000 रुपये का बिल बना हुआ है और 6,000 रुपये की रकम की अदायगी आपने करनी है, ये बायर को बता देगा सेलर। सही है ना। अब बायर के पास पैसे ही नहीं है अभी भी 3 महीने गुजर जाने के बाद, तो वो अपने साथी किसी दुकानदार से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, भाई से, किसी से भी जो उसका थर्ड पार्टी है, ठीक है ना, वो उससे कहता है कि ठीक है मैं नहीं दे पा रहा, लेकिन सेलर चूंकि न्यूट्रल है उसको नहीं पता, उसको तो पैसे चाहिए, तो फिर वो जो थर्ड पार्टी है ना वो किसको पे करती है? सेलर को। सही है ना, जो अमाउंट जिसके ऊपर वो बिल बना हुआ है। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी का किरदार है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाएगा सेलर से, और बायर का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर अभी काम हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। सही है, लिहाजा ए का सी से कांटेक्ट हो गया अब। और कितने रुपीस के लिए बनाया जा रहा है? ये 6,000 के लिए। सही है, तो कहने का मकसद ये हमारे पास यहाँ पर मेनली अगर देखा जाए तो 2 ही पार्टीज है, एक सेलर और एक बायर। तो लिहाजा आपकी नोट्स फाइल के अंदर, सही है ना, अगर आप नोट्स फाइल अपनी देखेंगे तो नोट्स फाइल के अंदर आपके पास, मैं बता देती हूँ, एक स्पेसिमेन भी है, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दी है आपको, उस एग्जाम्पल की मदद से आपने एक स्पेसिमेन बनाना है, और ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, ड्रॉ द स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दी है उसकी मदद से आप खाका तैयार करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब इसकी कुछ पार्टीज भी हैं, सही है ना, जो कि हम यहाँ पे साथ साथ बताते जाएंगे ताकि आपको पता भी चल जाए कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मेनली जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी हैं। सही है, नंबर 1 ड्रॉयर, या जो मेकर भी होता है। कौन होता है? मेकर भी होता है, ठीक है ना, यानी वो पर्सन हु मेक्स द ऑर्डर फॉर मेकिंग अ पेमेंट। ठीक है ना, ये वो शख्स होता है जो ऑर्डर देता है रकम की अदायगी करने के लिए, यानी सिंपल जो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है। इसके बाद देख लीजिए ड्रॉई। जो ड्रॉई होता है ना अमूमन वो डेब्टर है, सही है ना, डेटर है वो। क्यों? क्योंकि उसे ही रकम की अदायगी करनी है। द पर्सन टू होम द ऑर्डर टू पे इज मेड, यानी जिसको हुक्म दिया जा रहा है कि आपने रकम की अदायगी करनी है, डेटर। सही है, और ये कौन है? हमारा क्रेडिटर। ठीक है, तीसरी पार्टी पेई, द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है? 3 डिफरेंट मेनली 3 पार्टीज है, सही है ना, मेनली हमारे पास 3 पार्टीज है। इसके अलावा कोलेटरल पार्टीज भी होती हैं। कोलेटरल पार्टीज क्या होती हैं? देखिए, चूंकि बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। इट मीन्स दैट एंडोर्समेंट इज पॉसिबल। तो जब हम एंडोर्समेंट के हवाले से बात करते हैं, सुपुर्दगी के हवाले से बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हमारे पास कुछ कोलेटरल पार्टीज भी आती हैं। सही है, किस हवाले से? जैसे अगर सेलर बोल दे भाई 3 महीने बाद आपने रकम की अदायगी करनी है, ये उसने बिल बना दी है, सही है ना, तो जब उसने बना दिया बिल, उसने बोला और अगर 3 महीने बाद इन केस सेलर मौजूद नहीं होता, तो चूंकि एंडोर्समेंट इज पॉसिबल, तो वो किसी तीसरे शख्स को कह जाएगा कि भाई आप ये रकम की अदायगी 30 दिन के बाद वसूल कर लीजिएगा। तो उस वक्त वो शख्स क्या होगा? इंडोर्सर। ठीक है ना, क्या कहलाएगा? इंडोर्सर कहलाएगा। तो कहने का मकसद ये है हमारा
कि चूंकि बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, इंडोर्समेंट पॉसिबल है, लिहाजा यहाँ पर सेलर का भी कोई और हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडोर्सर कहते हैं। इसी तरह अगर थर्ड पार्टी हम बायर के हवाले से बात करें, चूंकि बायर ड्रॉ ही है हमारा, तो इंडोर्समेंट में वो क्या कहलाएगा, इंडोर्सी कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ कोलेटरल पार्टीज भी हैं। अब एक और बात जो हमारे जहन में आती है कि चले भाई बिल बनवा लिया, किसने इशू किया बिल, सेलर ने, सही है ना। बायर ने बोला भाई मुझे गुड्स चाहिए, उसने गुड्स दे दी, बिल भी बन गया। अब एक चीज, अब क्या हुआ, जब बिल बन गया, ये बिल बना, इसने बिल बनाया, सही है ना, फिर इसके बाद साइन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ड्रॉयर तो करेगा ही साइन, लेकिन जो ड्रॉई है ना वो भी कहीं पर, जरूरी नहीं वो बॉटम पे करे, कहीं पर भी जो है वो अपना एक सिग्नेचर देगा। सिग्नेचर दे दिया, ठीक है ना। क्या हुआ, अब बायर के पास गया, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये दोबारा किसके पास आ जाएगा, सेलर के पास। वजह क्या है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज फिजिकली होल्ड कौन करेगा, यानी होल्डर कौन होगा इसका, ठीक है ना। अगर ये जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको दे दिया जाए, तो सेलर के पास क्या एविडेंस है कि भाई आपने मुझसे ये पैसे लिए, तो लिहाजा ये बिल किसके पास होगा, ड्रॉयर के पास, सेलर के पास, कि जब ये 3 महीने गुजर जाएंगे तो वो खड़ा हो जाएगा कि भाई आपने ये बिल बनाया था और आपको इसकी रकम की अदायगी करनी है, ठीक है। अब अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन एक्चुअली हमें क्या बताती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। सेक्शन 5 के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज को कुछ इस तरह से वाज़े किया गया है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन अ राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, जैसे लिखा हुआ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग फॉर्म में, जो रिटन फॉर्म में, ठीक है ना, जिसमें ऑर्डर जो दिया गया है वो अनकंडीशनल है, साइन बाय द मेकर, जिसपे मेकर का साइन होना लाजमी है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे। अब क्या है, ड्रॉई को ये हुक्म दिया जा रहा है कि ये जो अमाउंट है, ये जब आप डिमांड लिखवा रहे हो, जितने भी दिन आप लिखवाओगे या जो दिन आप फिक्स कर दो, ये फ्यूचर टाइम में जो दिन आप बता दोगे और जितने अमाउंट के लिए उसका हुक्म आपको दिया जा रहा है कि इस तारीख को आपने लाजमी इस रकम की अदायगी या तो खुद करनी है या वो बेरर भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। साथ ही साथ ये तो हो गई डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन आपने एज इट इज याद करनी है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, सही है ना। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि मेन पार्टीज जो बिल ऑफ एक्सचेंज की होती हैं वो 3 है, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे। कोलेटरल भी होती हैं, जैसे मैंने इंडोर्सर बताया, होल्डर बताया, ठीक है ना, इंडोर्सी बताया, लेकिन मेन पार्टीज हमारे पास 3 है। साथ ही साथ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना रिक्वायर्ड करता है एक्सेप्टेंस को, किसकी, ड्रॉई की तरफ से, ठीक है ना, यानी ड्रॉई का उसे एक्सेप्ट करना लाजिम है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता है, द मेकर लायबिलिटी इज ओनली अ सेकेंडरी, प्राइमरी लायबिलिटी बीइंग ऑफ द एक्सेप्टर और अ ड्रॉयर, ठीक है। फिर इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ना, डिस्काउंट भी हो सकता है। डिस्काउंट का मतलब होता है कटौती करना। कटौती किससे कहते हैं, यानी बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड देयर इज एनकैशमेंट ऑफ अ बिल, अभी टाइम पीरियड बाकी है, लेकिन उस पीरियड को खत्म होने से पहले अगर आप उस बिल को कैश करा लेते हैं बैंक से, तो बैंक इसे बआसानी डिस्काउंट कर सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो क्या होता है, इज टू रिसीविंग एंड गिविंग अ क्रेडिट। मेन पर्पस क्या है, इज गिविंग एंड रिसीविंग द क्रेडिट, ठीक है, गिविंग
एंड रिसीविंग द क्रेडिट। ठीक है, साथ ही साथ जब कभी कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है विथ होल्डर, जिसके पास फिजिकली बिल मौजूद है, ठीक है ना, मस्ट गिव द नोटिस ऑफ सच डिसऑनर टू द ड्रॉयर एंड अदर पार्टीज। ठीक है ना, लाजमी आप जो है वो नोटिस के अंदर लेकर आओगे अगर इज इन द केस ऑफ बिल डिसऑनर, अगर बिल इस्तरदाद हो जाता है या नामंजूर हो जाता है। ग्रेस डेज जो होते हैं ना हमारे, वो ये होते हैं बढ़ती के दिन, जिसमें आपको रिलीफ दे दिया जाता है, छूट दे दी जाती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी ना 3 ग्रेस डेज दिए जाते हैं। कितने डेज? 3 डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउ इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, यानी ग्रेस डेज हमारे पास कितने होंगे? 3। ये ग्रेस डेज दिए हुए होंगे आपको। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ना, पेएबल होता है ऑन डिमांड, मतलब जब बोला गया है तो आपने लाजमी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को पे करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट होता है ट्वाइस वंस। ठीक है ना, तो ये कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से, सही है ना। तो ये आपको अपने नोट्स फाइल में पेज नंबर 48 पे बासानी मिलेगा। ठीक है ना, इसके अलावा पेज नंबर 53, ठीक है, पेज नंबर 53 पर बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक हमारे पास मौजूद है, सही है। अब जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से बात की, ठीक है ना, तो कुछ ऐसी टाइप्स, कुछ ऐसी काइंड्स भी हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से स्टडी की जाती हैं। ठीक है ना, जैसे टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जब हम बात करेंगे तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सही है। हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपको पेज नंबर 53 पर ही मौजूद होंगी, सही। अब टाइप्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे सबसे पहली टाइप है हमारे पास इनलैंड बिल। इनलैंड बिल क्या होते हैं? इनलैंड का मतलब होता है आपके अपने मुल्क में, ठीक है ना। तो ये वो बिल्स होते हैं जो ड्रॉ होते हैं मुल्क के अंदर अपॉन अ पर्सन लिविंग इन द सेम कंट्री, यानी दोनों पार्टीज बिलोंग्स करती हैं सेम कंट्री से, तो वो बिल कहलाता है हमारा इनलैंड बिल। इसके बाद है हमारे पास फॉरेन बिल, ठीक है ना। फॉरेन बिल क्या होता है? जिसमें एक पार्टी एक मुल्क से और दूसरी पार्टी किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखती है, ठीक है ना, यानी उनकी जो बिलोंगिंग है वो 2 डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो ताल्लुक रखती है। डिमांड और ए साइड बिल, ये वो बिल होते हैं जो पेएबल होते हैं डिमांड के ऊपर, या अगर ये बता दिया जाए भाई इस जगह यानी प्लेस, एक तरह से इसे दर्शनी हुंडी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है टाइम बिल। These bills are issued for a definite period of time and payable on the maturity or the expiry of a date period mentioned therein, सही है ना। एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हो जब तक इसका एक्सपायरी पीरियड खत्म नहीं होता, ठीक है, उससे पहले ही कैश नहीं होते, टाइम बिल होते हैं। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल से डॉक्यूमेंट ज़ाहिर लिखा हुआ है, तो ये वो बिल्स होते हैं जो कैरी करते डॉक्यूमेंट्स को, जैसे रेलवे के हवाले से, शिपमेंट के हवाले से, रेलवे रिसेप्ट से, ठीक है ना। बिल ऑफ लैडिंग है, कि आगे जाके हम पढ़ाएंगे अब बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है। इसी तरह क्लीन और नॉन डॉक्यूमेंट्री बिल जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है कि जब बिल ड्रॉ किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है उसके साथ एक्सपोर्ट के हवाले से, ट्रेड के हवाले से सारे सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाए, ठीक है ना। तो इसे क्लीन और नॉन डॉक्यूमेंट्री बिल भी कहा जाता है। इसके बाद है हमारे पास बेरर बिल। ये बिल्स वो होते हैं जो पेएबल होते हैं,
किसी भी शख्स के लिए, यानी जैसे आपने देखा होगा बेरर चेक्स जैसे होते हैं, चेक इंशाल्लाह हम आगे पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, लेकिन ये बिल भी जो होते हैं ना बेरर भी होते हैं, यानी कहने का मकसद ये कि कोई भी जाके कैश करा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो बिल होते हैं पेएबल होते हैं, एनी पर्सन हु बियर्स और कैरीज देम, दीज आर नॉट रिस्ट्रिक्शन, ठीक, अगेंस्ट द बिल, द पेमेंट अगेंस्ट द बिल। इसके बाद है ऑर्डर बिल। द पेमेंट ऑफ द बिल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हुज नेम हैज बीन मेंशन इन द बिल। बिल के ऊपर जिस शख्स का नाम लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, ये उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि पेमेंट ऑफ द बिल जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट है उसी शख्स के लिए जिसका नाम वहां पर मौजूद है। इसके बाद है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल कमर्शियल बिल्स भी होते हैं। ये एक ऑर्डिनरी और बहुत ही कॉमन टाइप है बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो अमूमन कारोबारी सतह पर इस्तेमाल होता है। इट इज जनरली ड्रॉन बाय द सेलर अगेंस्ट द बायर ऑफ गुड्स। इसको इशू भी कौन करता है? सेलर ही करता है। इसके बाद है अकोमोडेशन बिल। ये भी बहुत स्पेशल टाइप है बिल ऑफ एक्सचेंज की। दीज बिल्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू बोरो द सर्टेन सम ऑफ मनी। सही है ना, ये बिल ड्रॉ किया जाता है कि आपने कुछ पैसा ना बोरो करना है, उधार पे लेना है। इसका मकसद जरूरी नहीं है कि आप कारोबार में ही लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सही है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है एजुकेशन के एक्सपेंस पूरे करने या शादी वगैरह का इश्यू होता है, तो जो अकोमोडेशन बिल होते हैं ना उसके लिए ये पाबंदी नहीं होती है कि आप इसे बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। यानी आप तो अमाउंट बोरो कर रहे हो और उस बोरो अमाउंट को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सही, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से, ठीक है ना, क्या क्या चीजें आपने रेडी रखनी है, क्या क्या चीजें आपने प्रिपेयर करनी है। पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर इसकी बगौर सेक्शन 5 में एक्सप्लेनेशन मौजूद है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे मैंने अभी आपको होमवर्क असाइनमेंट में दिया है कि जो एग्जाम्पल मैंने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में दी है, जो अमाउंट मैंने बताया है, ठीक है ना, उस अमाउंट का आपने एक स्पेसिमेन ड्रॉ करना है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि देखें बिल ऑफ एक्सचेंज का खाका या नमूना किस तरह का होता है। तो ये काम आपने करना है। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको मैं दे रही हूं, जो एक और होमवर्क असाइनमेंट के तौर पे आपने करना है, वो है यूजेस ऑफ अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए। अगर आपने लेक्चर को बखूबी सुना होगा, ठीक है ना, और पॉइंट को फोकस किया होगा, तो आप बाआसानी इन सवालों के जवाबात देने के काबिल होंगे। तो लिहाजा लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है, हर पॉइंट को क्लियर करना है, ठीक है, ताकि उसमें आने वाला कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो वो आप अपने माइंड से क्लियर कर सकें। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमें इसकी डेफिनेशन करनी है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स करने या कंटेंट्स करने, ये एग्जाम में आते हैं सारे। फिर स्पेसिमेन बनाने भी आता है। आपको पार्टीज पता होने चाहिए कि कितनी पार्टीज जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में मौजूद होती हैं, या कितना का रोल है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, इसका पर्पस क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने का एक्चुअली पर्पस क्या होता है, ठीक है ना, गिविंग एंड रिसीविंग द क्रेडिट, ठीक। फिर मैंने आपको यहाँ पर टाइप्स बताई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इसकी काइंड्स या टाइप, ठीक है ना, ये भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से जो पूरा टॉपिक था हमारा, ठीक है, वो क्लियर हो गया। बिल पेएबल होता है, ये बात भी आपने जहन में रखनी है अच्छे तरीके से। अब इसके आगे जो हम सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, लाजमी सी बात है उस सेक्शन के अंदर हम चेक को डिस्कस करेंगे।
सही है, यानी सेक्शन 4 हमने पढ़ा दिया आपको, सेक्शन 5 आज हमने कंप्लीट कर लिया, और सेक्शन 6 जो है हमारा इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस का हिस्सा बनेगा, जिसमें हम चेक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसमें भी हम ये सारी चीज़ें कंक्लूड करेंगे कि चेक किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सही है ना। तो आप पहले ज़रूरत इस बात की है कि जितने सेक्शंस यानी 4 है 5 है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना, उसके पेजेस भी है, मैंने आपको यहाँ पे पेज नंबर भी गिवन दे दिए, ठीक है। तो आप उसका बगौर मुताला करें, स्टडी करें, ठीक है। ऑल द पॉइंट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड, ठीक। अगर फिर भी इफ देयर इज फेस एनी डिफिकल्टी यू मस्ट बी नोटेड द पॉइंट इन योर लेक्चर कॉपी एज वेल एज इन योर नोट्स फाइल, ठीक है। तो जब हमारे लिए पॉसिबिलिटी बनेगी, सही, तो हम फौरी तौर पे आपके तमाम तर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक है ना तकरीबन कंप्लीट है, जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से पूछा जाता है, ठीक। जब चेक के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे तो वहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि चेक क्या होता है, चेक का भी स्पेशल फीचर क्या है। जैसे अभी तक हमने प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर आपको डिफरेंस करके पूछ लिया जाए, सही है ना, तो दोनों के पॉइंट्स अभी आपके क्लियर हैं कि प्रोमिसरी नोट में सेलर के लिए एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में बायर का एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे ना बात को। तो लिहाजा ये कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आपने अपने माइंड में रखने, जो डिफरेंस के तौर पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आप डिफरेंस बता दीजिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपके पॉइंट सारे क्लियर होंगे तो आप बासानी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आने वाले टॉपिक जैसे चेक है, चेक में भी हम इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे कि चेक है क्या, चेक के अंदर मेनली कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है, इसके भी कंटेंट्स क्या हैं, ओवरऑल चेक की कितनी काइंड्स हैं हमारे पास, सही है। इसके अलावा क्या चेक भी डिसऑनर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कौन से सरकमस्टेंसेस है। जैसे डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अभी मैंने आपसे बात करी कि बिल हमारा डिसऑर्डर हो जाता है दो कंडीशंस के ऊपर, नॉन एक्सेप्टेंस एंड नॉन पेमेंट। ये दो कंडीशन ऐसी है जब बिल डिसऑनर हो जाता है, ठीक है ना। तो जब बिल डिसऑनर होता है ना, जो होल्डर होता है वो कंप्लेन लॉक करता है नोटरी पब्लिक को, पूरा प्रोसेस जितना भी होता है ना उस मैटर के हवाले से, वो क्या कहलाता है, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग कहलाता है, सही है। जब कभी बिल डिसऑनर होता है, ये बिल के डिसऑनरिंग की सिचुएशन है, ठीक है ना। और बिल डिसऑनर सिर्फ दो ही सूरत हाल की बिना पर होता है, या तो एक्सेप्ट ना किया जाए या फिर नॉन पेमेंट का इशू हो, ठीक है ना। तो बिल हमारे डिसऑनर्ड हो जाते हैं। तो नोटिंग क्या होता है, प्रोटेस्टिंग क्या होता है। नोटरी पब्लिक क्या करती है, नोटिफाई करती है होल्डर की तरफ से कि बिल अगर डिसऑनर हो गया है नॉन एक्सेप्टेंस से और नॉन पेमेंट से, तो ये प्रोसेस हमारा नोटिंग कहलाता है। ये नोटिंग एंटर की जाती है एक रजिस्टर पर, ठीक है ना, नोटरी पब्लिक के, जिसमें ये कंफर्म प्रूव होता है कि ये बिल जो है ना वो डिसऑनर हुआ है। नोटिंग से पहले रजिस्टर्ड किया जाता है, नोटरी पब्लिक को रिक्वायर्ड होती है तमाम तर अहम सपोर्टिंग एविडेंस, कुछ शहादतें डिसऑनर की, ठीक है ना। सो द नोटिंग इज ऑल्सो मेड ऑन अ सेपरेट पीस, और ये जो नोटिंग होती है ना एक अलग से पेपर पे बनाई जाती है इन एडिशन टू द रजिस्टर। यानी रजिस्टर में तो होता है, इसके साथ एक सेपरेट पेपर पे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। प्रोटेस्टिंग क्या होता है, प्रोटेस्टिंग एक फॉर्मल सर्टिफिकेट होता है जब कभी नोटरी पब्लिक जो डिसऑनर इशू करती है, ठीक है ना, होल्डर की तरफ से, सही है। तो नोटिंग जो होता है मेरे लिए एक रिकॉर्ड होता है, ठीक, डिसऑनर का इंस्ट्रूमेंट का खुद से, और ये प्रूफ देता है कि जो बिल है या नोट है वो प्रेजेंट किया जा रहा है कहाँ से, एक्सेप्टेंस की तरफ से, किसके लिए, पेमेंट के लिए, ठीक। तो नोटरी पब्लिक क्या करता है, ग्रांट करता है प्रोटेस्ट, ठीक है, एहतजाज जिसे कहते हैं। और वो इसलिए होता है कि भाई इसका प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है, कि जो कोड होता है ना ऑन प्रूफ होता है,
आपके प्रोटेस्ट हेल्प रिज्यूम द फैक्ट ऑफ ए डिसऑनर, वो ये जानने का पूरा पूरा इख्तियार रखता है कि भाई इसके डिसऑनर होने की असल वजूहात हैं क्या, ठीक है ना। तो ये केस है, इज इन द केस ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ ए बिल, जब कभी बिल हमारा क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से जितने भी सवालात एग्जाम में आते हैं, सही है ना, उनके हवाले से हमने अपने इस लेक्चर में तमाम तर पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है, ठीक है। राइट नाउ आपने ये सब काम इस तरह से करना है कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 5 जो है वो पूरी तरह से पूरा टॉपिक हमारा कवर हो, सही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जितने टॉपिक्स भी आपको बताए हैं और जितनी चीज़ें भी हमने आपको एक्सप्लेन की हैं, सही है ना, वो सब आपने अच्छी तरह अपनी नोट्स फाइल की मदद से या और लेक्चर को भी सामने रख के अपनी लेक्चर कॉपी का हिस्सा बनाना है, ताकि जब आप लर्निंग वर्क करने बैठे तो आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए, सही है ना। आपके सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा, ठीक, तब आप बासानी उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन कर सकते। मैंने आपको होमवर्क असाइनमेंट के तौर पे जो 2 सवाल दिए, सही, उन्हें आपने अपनी लेक्चर कॉपी का लाजमी हिस्सा बनाना है, जिसमें आपने अकोमोडेशन बिल की यूजेस बतानी है कि अकोमोडेशन बिल का इस्तेमाल एक्चुअली किस तरह से होता है, सही है। और साथ ही साथ जो एग्जाम्पल मैंने आपको अपने लेक्चर में दी है, ठीक, उसकी मदद से आपने एक स्पेसिमेन ड्रॉ करना है, सही है ना, जो किसका स्पेसिमेन होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसमें अगर आप चाहें तो अमाउंट तब्दील कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ज़ाहिर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, तो जो मैंने अपने लेक्चर में आपको एग्जाम्पल दी है उन सब चीज़ों को लेकर ही आपने स्पेसिमेन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अगर आप स्पेसिमेन के लिए थोड़ा सा हिंट चाहते तो लाजमी आपके नोट्स फाइल में भी एक शॉर्टली स्पेसिमेन हमने दिया हुआ है, सही है ना, उसकी मदद से जो गिवन एग्जाम्पल मैंने आपको अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में दी है, ठीक है, तो आपने जो है वो उसकी मदद से स्पेसिमेन ड्रॉ करना है, सही। और स्पेसिमेन के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसा नहीं आप इसको इस तरह चकोर बना दें, इस तरह नहीं बनाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में जो शेप होती है उसमें आप बनाएंगे। तो खाका और नमूना बनाने का मतलब एक तरह से मॉडल ही होता है। तो ये नहीं है कि आप चीज़ें तहरीर कर रहे हैं और स्क्वायर में एक बॉक्स के अंदर आपने सब चीज़ें लिख दी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप अपनी नोटिस में लेकर आइएगा। और साथ ही साथ जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से बात कर ही रहे, ठीक है ना, अब जब हमने डिसऑनरिंग के हवाले से बात की, ठीक, तो यहाँ पर ये बात भी आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जब डिसऑनरिंग होती है तो इस प्रोसेस के ऊपर जब काम किया जाता है तो 2 चीज़ें आती हैं हमारे पास, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। और ये क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। नोट्स फाइल में आपके पास पेज नंबर में बता देती हूँ, ठीक है ना, ये पेज नंबर आप स्टडी करेंगे तो आपको नोटिंग और प्रोटेस्टिंग दोनों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी कि अगर डिसऑनरिंग ऑफ बिल होता है, सही है ना, तो उसकी सिचुएशंस क्या होती हैं और कौन से रीजंस होते हैं जिसकी बना पर बिल डिसऑनर्ड होता है, सही है। और साथ ही साथ जब बिल डिसऑनर हो जाता है, सही, तो बिल की डिसऑनरिंग के साथ हमारे पास एक पूरा प्रोसेस काम करता है कि जो फिजिकली एग्जिस्टेंट पार्टी होती है हमारी, जिसे होल्डर कहते हैं। तो पेज नंबर 66 पेज नंबर 66 पे आपको टॉपिक मिल जाएगा
नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। सही है। तो ये जो टॉपिक आएगा नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग का, सही, ये आपको पेज नंबर 66 के अंदर बखूबी नज़र आ जाएगा और इससे आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है और इसको रीड करना है अच्छे तरीके से। किसी भी किस्म का कोई मसला आ जाए, सही है ना, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा ताकि जब हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी तो हम लाजमी उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन एक बात जो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपने अपने जहन में रखनी है ना, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ट्रेड ट्रांजैक्शन है, मनी ट्रांजैक्शन है, तो लाजमी कारोबारी सरगर्मी में इस्तेमाल होता है। लेकिन हमने यहाँ पे जब काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पढ़ाया है ना, तो एक काइंड जो हमने आपको पढ़ाई है ना, कॉम्बिनेशन बिल। अब ये स्पेशल बिल है जो ड्रॉ किया जाता है बोरोइंग ऑफ मनी, यानी अमाउंट ऑफ मनी बोरो कर रहे हैं। अब इसके लिए लाजमी शर्त नहीं है कि उसका इस्तेमाल कारोबार में हो, ठीक है ना, आप उसे किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है ना। तो ये एक तरह से आप कुछ पैसा जो है ना वो बिल के ज़रिए बोरो कर रहे हो। तो जब आप बोरो कर रहे हैं तो अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लाजमी आप इसे कारोबार में लगाएं, ठीक है ना। लेकिन जब हम ट्रेड बिल और कमर्शियल बिल के बारे में बात करते हैं तो वो तो डायरेक्टली ड्रॉ ही इसीलिए होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में या कारोबारी सरगर्मियों में इसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। जबकि कॉम्बिनेशन बिल में ऐसी कोई शर्त लागू नहीं होती, सही है, यानी उधार लिया जा रहा है लेकिन बिल बना के। तो ये भी कुछ ख़ास पॉइंट है जो आपने अपने जहन में रखने, जो आपने अपने माइंड में रखना है कि ये बात हमने प्रोमिसरी नोट में नहीं करी। जब हम प्रोमिसरी नोट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे इस किस्म का हमने काइंड्स जब आपको पढ़ाई थी तो वहाँ पे तो ऐसी कोई भी काइंड नहीं थी। लेकिन हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज की काइंड्स के अंदर ये क्लासिफिकेशन मौजूद है, ठीक है ना। तो अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिकली यूज़, बेसिकली पर्पस, ठीक है ना, बनता क्यों है, तो उसका रीज़न मैंने अभी आपको दोबारा क्लियर कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको ये एज अ होमवर्क असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिया है, तो अगर आप लेक्चर को बगौर सुनेंगे, ठीक है ना, गौर से सुनेंगे, तो आप आराम से इन तमाम दोनों क्वेश्चंस का जवाब लिख सकते और तैयार कर सकते, ठीक है। स्पेसिमेन के लिए मैं फिर बता दूं कि ऐसा नहीं है एक बॉक्स बनाया और उसमें धड़ धड़ लिख दिया आपने। स्पेसिमेन की ही तरह आपने जो है वो उसमें तमाम तर काम करना है कि कितने पैसों के लिए ये बिल बनाया जा रहा है, कितनी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ स्पेसिमेन बनाने के बाद आपने उस स्पेसिमेन से उनकी पार्टीज को भी मेंशन करना है। ऑल्सो मेंशन इट्स पार्टीज, कि कौन कौन सी, यानी जो स्पेसिमेन आपने बनाया है, सपोज दैट 2 लोग हैं उसके अंदर, तो कौन जो है वो इशू कर रहा है, ठीक है ना, और किसके लिए करवाया जा रहा है, तो ये सब पार्टीज भी आपने उसके अंदर बतानी है। यानी स्पेसिमेन की मदद से आप, यानी एग्जाम्पल से आप स्पेसिमेन बनाएंगे और फिर उस स्पेसिमेन की मदद से आपने पार्टीज बतानी है, सही है। तो पार्टीज बताने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि जो कि मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि भाई बनाने वाला कौन है, और यहाँ पे से एक्सेप्ट करने के लिए जो एक्सेप्टेंस एरिया वो किसके पास है, सही है। तो ये तमाम तर चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तो हमारे माइंड में इसका डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि प्रोमिसरी नोट का और बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्चुअली मेजर डिफरेंस है क्या। जब हम चेक को स्टडी करेंगे तो आप देखिएगा चेक के हवाले से भी क्वेश्चन एरिया अगर हम देखते हैं जो पेज नंबर 67 पे आपके पास गिवन है, तो मेजर जो क्वेश्चंस कवर किए गए ना बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से, वो बिल ऑफ एक्सचेंज उसके एसेंशियल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आई हुई है बिल ऑफ एक्सचेंज की, सही है। बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस आया हुआ है प्रोमिसरी नोट के साथ,
जो कि मैंने अपने लेक्चर में जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताती जा रही हूँ तो लाजमी सी बात है कि वो पॉइंट्स हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रो नोट या प्रोमिसरी नोट से क्या करें, मुख्तलिफ हो रहे हैं, डिफरेंट है उनके दरमियान। इसके बाद वो कौन सी सूरत हाल होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है, और डिसऑनर होने के बाद नोटिंग ऑन प्रोटेस्टिंग होती है। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज से और कौन सा टॉपिक जो है वो पूछा गया है, पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये पूछा गया है। फिर इसके साथ साथ काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी एग्जाम में आता है 2014 एक्सटर्नल में, ये पूरा एक क्वेश्चन बन के आया हुआ है, लिहाजा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पेसिमेन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आप एक गिव अ स्पेसिमेन एंड एक्सप्लेन द पार्टीज विच आर इन्वॉल्व इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सही है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। समटाइम बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, सही है, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए इसका। तो ये मेजर क्वेश्चंस हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से आपके क्वेश्चन एरिया में भी ये लास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए, ठीक है ना। तो इन सारे सवालात की जब आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर ना ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट से सवालात आते हैं। और ये जो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करा है, मोस्टली क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से तो बन के आते ही आते हैं। ठीक, तो सवाल की नौइयत के हिसाब से जिस तरह से सवाल पूछा जा रहा है ना, उसी तरह से आपने आंसर देना है। तो जिस तरह से सवाल किया जाए उसी तरह से अगर आप जवाब दे देंगे, ठीक है ना, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। सही, तो सवाल को समझना सबसे पहला स्किल है कि अगर आपके सवाल समझ में आ गया है ना, तो आप बाआसानी उस सवाल के हिसाब से उसका आंसर मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर कभी कभी आप लोग ये बोलते हैं कि मिस इतनी सारी चीज़ें पूछी हैं, टाइम कम था, तो आप ये देखें कि सवाल के पोर्शंस कितने। अब आप अगर उसमें जो चीज़ पूछी नहीं गई है वो आप लिख रहे हैं तो फिर उसके मार्क्स जाते हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, होपफुली इस टॉपिक में, इस लेक्चर में अगर कोई इशू आए, कोई मसला आए तो आप नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जो है उसको क्लियर करेंगे। जज़ाकल्लाह।